was born on 10th May 1980 in Aurangabad, Ahir, Bulandshahr district, Uttar Pradesh. He hails from a humble background and grew up. His unwavering courage and determination earned him the highest wartime gallantry award, the Paramveer Chakra, making him one of the youngest recipients of this prestigious honor. Respected man, Vice Principal, officers, तमाम टीचर्स और देश की भावी शक्ति, आप सबको मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आज मुझे पुनः 20 साल के बाद 2003 में यहाँ पे आया था। आज 20 साल के बाद वापस इस कपूरथला सैनिक स्कूल में इन बच्चों से मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। जीवन का एक फॉर्मूला है 3P। पहला P, आप यहाँ पर सैनिक स्कूल में आए हैं, पढ़ने के लिए आए, तो क्यों आए भाई? P से पर्पस। आपको अपने जीवन का, आपके यहाँ का पर्पस क्लियर होना चाहिए कि मैं अगर सैनिक स्कूल कपूरथला में आया हूँ या आई हूँ, तो मुझे इस भारतीय सेना का एक सैनिक बनना है, एक ऑफिसर ही बनना है। ये अपने मन मस्तिष्क आपको पर्पस क्लियर होना चाहिए। अगर हमारा पर्पस क्लियर है तो दूसरा P स्टार्ट होता है पैशन, जुनून, वो पागलपन कि अगर मुझे मालूम है कि मुझे सैनिक बनना है, मुझे एक ऑफिसर बनना है, तो मुझे उन सपनों को जीना पड़ेगा। अगर हम जिस तरह का विजुअलाइजेशन करते हैं उसकी पावर का आपको अंदाजा नहीं है कि हम जब विजुअलाइजेशन करके जो एनर्जी डालते हैं उस एनर्जी की कितनी जल्दी उसका रिएक्शन होता है। उसका भी आज आपको एक प्रयोग होने वाला है, आपको पता चलेगा कि कितनी जल्दी रिएक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर। अगर हमें पैशन है, जुनून है, पागलपन है, तो फिर तीसरा P आता है परफॉर्मेंस। तो आपका परफॉर्मेंस कितने हाई लेवल तक जाएगा, ये आपको अगले 40 मिनट में आपको एहसास होगा, पता चलेगा कि ये परफॉर्मेंस कितने हाई लेवल तक पहुंचा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से आप आज यहाँ पर बैठ करके इतनी शांति से और इतने एक्सपर्ट शिक्षकों के माध्यम से आप जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, एक सपने को लेकर के आप यहाँ से जीवन को बढ़ रहे हैं, तो आपने जो सपना देखा होगा, आपके पेरेंट्स ने देखा होगा, तो आप उस पेरेंट्स के सपनों को साकार तभी कर सकते हैं जब आपको उसको जीना पड़ेगा। जिया कैसे करना? क्योंकि मैंने भी आपकी तरह 6th क्लास से स्टूडेंट है, 6th क्लास में था, तभी मैंने भी ये सपना देखा नहीं बल्कि उसको जीना शुरू किया। एक फौजी बनना है, देखना तो आंखों से होता है, लेकिन जिया किससे जाता है? सोल से। सोल हमारे भगवान अल्लाह वाहिगुरु का वो अंश होती है। एक इंसान के अंदर 4 प्रकार की शक्तियां होती हैं, फिजिकल, मेंटल, बौद्धिक और स्पिरिचुअल, अध्यात्म शक्ति। ये चारों शक्तियां अगर उसमें 5वीं शक्ति परमात्मा शामिल हो जाए तो आप जो सपने को जी रहे वो पूर्ण ना हो, ये असंभव है। मैं आपकी तरह उन सपनों को जीता हुआ बड़ा हुआ और अभी 11th क्लास करके 12th में आया ही था। 16 साल 5 महीने की अवस्था थी, हाफ ईयरली 12th का एग्जाम नहीं हुआ था और मैं फौज में भर्ती होकर के चला गया और उस रेजिमेंट में गया जिस रेजिमेंट का स्कूल में किताबों में पढ़ करके बड़ा हो रहा था कि हिंदुस्तान का अकेला सैनिक पाकिस्तान के 8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त करता है और 9 पे निशाना लगाते लगाते मां भारती की गोद में सो जाता है। जानते ना अब्दुल हमीद, मेरे जीवन का आदर्श रहा वो 21 साल का नौजवान जो टैंक से टैंक की लड़ाई को लड़ता है और पाकिस्तान की पूरी एक आर्मर्ड रेजिमेंट को बर्बाद कर देता है और खुद फिर मां भारती की गोद में भी समा जाता है। और ये हमें सबसे बड़ा गर्व तब होता है कि वो दुश्मन देश का कमांडर इस देश में आकर के उसकी मां के चरणों को छू करके कहता है कि मां तूने बेटा नहीं एक शेर को पैदा किया था। नाम जानते हैं इसका? सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, 21 साल की अवस्था थी, तो ऐसे आदर्श लेकर के सेना के अंदर गया और जिस तरह से आज आप यहां पर सेना के लिए एक ट्रेनिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि आप सेना के अंदर जाएं, लेकिन सेना के अंदर पहुंचने के बाद जो यहां पर ट्रेनिंग है इससे भी कठिन ट्रेनिंग होने वाली है। लेकिन जो यहाँ की ट्रेनिंग होगी वो आपके आत्मबल और आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, आपकी सहन शक्ति को बढ़ाएगी। हमने ऐसी ट्रेनिंग नहीं करी।
सिविल स्कूल से पढ़कर के, सरकारी स्कूल से पढ़कर के गए थे। और फौज की ट्रेनिंग एक आग की तप भट्टी होती है। सुबह 3:30 बजे हमारा दिन शुरू होता है और रात के 11:30 बजे रात होती है। लेकिन क्योंकि एक फौज को उस ऊंचाइयों तक पहुंचना है, तो उसके अंदर जो सैनिक है उनके अंदर की वो क्षमता को उसी तरह से बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है। 2 महीने तक उस ट्रेनिंग को करने के बाद पहली पोस्टिंग कश्मीर में है। आज एहसास होता है कि कश्मीर में क्यों गए, क्योंकि परमात्मा को उस सपने को साकार करना था, एक युद्ध लड़ना है। और बड़ा युद्ध लड़ने से पहले छोटे युद्धों को लड़ना बहुत जरूरी था, ताकि छोटे युद्धों को लड़ते लड़ते और सक्षमता और उसके सुदृढ़ बन जाए और ताकतवर बन जाए, ताकि बड़े युद्ध को लड़ते समय हमारे पैर न लड़खड़ा। 1990 से कश्मीर के अंदर तो उग्रवाद फैला हुआ, दहशतगर्दी फैली हुई, और हमारी फौज 1990 से लेकर के आज तक लगातार उग्रवादियों के साथ एक युद्ध लड़ रही है। उस युद्ध का हिस्सा बना और धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बच्चों के जीवन के अंदर सबसे बेशुमार कीमती चीज है, तो वो क्या है? समय, टाइम। और टाइम की बहुत बड़ी विशेषता यह है कि वो अपने गति से चलता है। और जो बच्चा, जो इंसान उस समय की गति के अनुसार अपने कदम से कदम मिलाकर के चलता है, वो अपने लक्ष्य तक 100 नहीं 200% पहुंच जाता है। और इसकी और बड़ी खास विशेषता है, अगर आप रुक गए तो यह का बाजू पकड़ करके आपको अपने साथ लेकर के नहीं जाएगा, वहीं छोड़ करके चला जाएगा। और दुनिया में इतना बड़ा कोई धावक नहीं कि आज के 1 सेकंड को 1 घंटे के बाद वो दौड़ करके पकड़ सके। चाणक्य ने कहा भी है कि आज का 1 सेकंड कल पूरी दुनिया की दौलत को किसी के कदमों में डालोगे कि मुझे वो कल का 1 सेकंड वापस दे दो, आपको पूरी दुनिया की दौलत से वो 1 सेकंड नहीं मिल सकता। इतना बेशुमार कीमती समय, इस समय का सदुपयोग करना और इस समय की गति के अनुसार अपने कदम से कदम मिलाकर के चलना, ये हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अच्छा हो, वही हमें लक्ष्य को प्राप्त करा सकता है। तो वहां पर भी धीरे धीरे समय का व्यतीत होने लगा। बहुत सारे उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ें हुई, बहुत सारे उग्रवादियों को मारने का मौका भी मिला और मारे भी हमने। वर्ष 1998 आ गया। वर्ष 1998 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सेना ने, दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किए। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी वो समझ चुके थे, उनको एहसास हो चुका था कि दोनों ही मुल्क बारूद के ढेर पर आकर के जल्दी से उसको सीख पाते। तो हमारे मन मस्तिष्क के अंदर भी शांति, हमारी उन्नति और विकास के लिए जरूरी है, तो वैसे ही राष्ट्र के लिए भी है। तो उसी शांति के लिए हमारे देश की तरफ से समझौता एक्सप्रेस लाहौर बस यात्राएं शुरू की गई और बहुत बड़े स्तर के ऊपर शांतिपूर्ण मैत्रीपूर्ण वातावरण बनता हुआ चला गया। लेकिन पाकिस्तान का जनरल परवेज मुशर्रफ वो नहीं चाहता था कि दोनों मुल्कों की आवाम के बीच शांति हो, दोनों राष्ट्र तरक्की की राह पर अग्रसर हो। तो उन्होंने कारगिल, बटालिन, द्रास, कुर्तुक ऐसे सेक्टर, ऐसी जगह जहां पर सर्दियों में -60 डिग्री टेंपरेचर जाता है। कल्पना कीजिए कि कपूरथला जहां पर आपने, यहां पर सर्दियों का मिनिमम टेंपरेचर कितना जाता होगा? 5 डिग्री, 2 डिग्री। जब 5 डिग्री जाता है तो हम बिस्तरों से निकलना नागुजार समझते हैं। लेकिन आप भी के गली के, मोहल्ले के, शहर में आपके कोई ना कोई रिश्तेदार आज भी आप लोगों के इस राष्ट्र के लिए उस -60 डिग्री टेंपरेचर में खड़े होकर के अपनी ड्यूटी और अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। वो इसलिए ताकि इस देश का युवा अपने कैरियर को बना करके इस राष्ट्र को सशक्त और समृद्ध बना सके, इस राष्ट्र को उन्नति की राह पर अग्रसर कर सके। तो वहां पर एक समझौता था कि विंटर के समय दोनों सेनाएं पहाड़ी की चोटियों से उतर करके अपने बेस कैंप में आएंगी। हमारी सेना एक डिसिप्लिन सेना है, अनुशासित सेना है, और हमारा राष्ट्र अहिंसा का राष्ट्र, शांति के राष्ट्र, और इस राष्ट्र के वासी अपने देश के कानून और संविधान को मानने वाले। हमारी सेना भी तो इसी में से अपने उसी कानून के तहत हम बेस कैंप में आए, लेकिन वो बेस कैंप में नहीं गए, बल्कि उन्होंने तमाम हमारी चोटियों के ऊपर कब्जा कर लिया और इतनी भारी संख्या में वहां पर मैन पावर, अम्यूनिशन, इक्विपमेंट, राशन स्टोर कर लिया। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम यहां से वापस जाएंगे, लेकिन भूल गए ये हिंदुस्तान की मिट्टी है और इस मिट्टी में सिंगनिया और शेर पैदा होते हैं। इन्हीं हिंदुस्तान के शेरों ने, सैनिकों ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके
मई और जून का महीना जब मध्य भारत गर्मी से तपता है, तब वहां पर -20 डिग्री टेम्परेचर था। इन हिंदुस्तान के जवानों ने कदम से कदम मिला करके उन पहाड़ियों के शिखरों पर बैठे हुए दुश्मनों को मारना शुरू किया, उन्हीं के बंकर बुनकर कब्रिस्तान बनाना भी शुरू कर दिया था। मेरी यूनिट उस समय कश्मीर रह गई और कश्मीर में उग्रवादियों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे थे उसी में एक हिस्सा वहां से हमें अचानक से आदेश मिला कि आपको द्रास सेक्टर पहुंचना है। आज आपको तमाम इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपको अगर कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है तो तमाम इंफॉर्मेशन दी जाती है कि इसको इस तरह से करना है। आपके पास गाइड्स आते हैं, वो आपको गाइड करते हैं। लेकिन जैसे धीरे धीरे बड़े होंगे, जब फौज में जाओगे तो वहां सिर्फ आपको एक टास्क दिया जाएगा और इंफॉर्मेशन हल्की फुल्की दी जाएगी, लेकिन आपको खुद प्रिपेयर होना पड़ेगा। आदेश मिला कि द्रास सेक्टर जाना है, क्यों जाना है वहां जाकर के पता चलेगा। द्रास सेक्टर पहुंचे तो हमें तोरलिंग टॉप, जो कि नेशनल हाईवे बनरपुर श्रीनगर टू लेह, उससे सटी हुई पहाड़ी, उसको फतेह करने का हमें टास्क दिया। मुझे याद है उस पहाड़ी पर हमने 22 दिन तक लड़ाइयां लड़ी। 22 दिन के दौरान 26 मई को भारतीय वायुसेना के फाइटर्स इन पहाड़ियों पर बम्बारमेंट करने के लिए आए और 28 मई का वो दिन, वो पल आज भी मुझे याद है कि भारतीय वायुसेना के 3 अटैकर हेलीकॉप्टर्स उस तोरलिंग टॉप के ऊपर फायर करने के लिए आए और फायर करने के बाद जैसे ही तीनों हेलीकॉप्टर ने वापस कर लिया तो लास्ट वाले हेलीकॉप्टर को पाकिस्तान की फौज ने अपनी गाइडेड मिसाइल के द्वारा वहीं पर मार दिया। इस 22 दिन के अंदर लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए हमने अपने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया है। तब जाकर के 12 जून 1999 हिंदुस्तान की सेना को पहली सफलता के रूप में वो तोरलिंग टॉप हमें पुनः प्राप्त हुआ। उसके बाद फिर टाइगर हिल को फतेह करने का हमारी यूनिट को टास्क दिया। टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी, जिसकी ऊंचाई लगभग 70,000 फीट। आप जानते हैं कि जितनी हाइट ज्यादा होगी उतना एडवांटेज दुश्मन का बहुत ज्यादा होगा। उस पहाड़ी को पुनः प्राप्त करने के लिए एक विशेष टीम जो घातक प्लेटून के नाम से जानी जाती है, उसका पुनर्गठन किया गया। उसमें कुछ नए और पुराने जवानों का चयन शुरू हुआ। नौजवान साथियों, आपको कहना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं कि व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं होती। व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से, उसके कार्य से होती है। जो आज मुझे बड़ी विस्मित भरी निगाहों से आप देख रहे हैं कि कोई बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो गया, मैं कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं, मैं आप लोगों की तरह काम इंसान। इनको इस टीम की कमांड इसमें शामिल किया जाए। उसी टाइम हमारे एक नया अफसर कमीशन होकर के आए थे लेफ्टिनेंट बलवान, उनको उस टीम की कमांड दी गई। फिर कह रहा हूं इस समय बहुत बलवान समय को सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। हमें मालूम था कि हाइट पर बैठे हैं और दिन में अगर हम चलेंगे तो हमारे मूवमेंट को वो देख सकते हैं और हमारे मूवमेंट को देखेंगे तो दूर से दूर हमें आसानी से बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए रात का समय चुना। रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में बिना किसी मूवमेंट के चुपचाप पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते थे। इस तरह से -20 डिग्री टेम्परेचर में हिंदुस्तान के ये सैनिक कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर के टाइगर हिल टॉप के शिखर की तरफ बढ़ते हुए चले गए। और तीसरी रात का वो मंजर आज मेरी आंखों के सामने ऐसे दरसता है जैसे कल की ही तो बात है। 24 साल हो गए। मुझे याद है कि सुबह का वक्त होने वाला था, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत होता। उस पहाड़ी पर इधर उधर देखा, कोई रास्ता नहीं मिला, लेकिन फिर ये एहसास हुआ, इतना ज्ञान मिला कि इस पर हम मैनुअल नहीं चढ़ सकते हैं, लेकिन रस्सियों के सहारे तो चढ़ सकते हैं। जीवन के अंदर बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, लेकिन ये चुनौतियां आपको कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी सामर्थ्य, आपकी ताकत, आपकी स्किल को जांचने के लिए आती है। आपको सामर्थ्यवान बनाने के लिए आती है। आपको बड़ा डिफिकल्ट लगता है ना फौज में भर्ती होना, असंभव लगता है, लेकिन ये असंभव नहीं, ये संभव है। आज आपके पास हर प्रकार की सुविधाएं, हर प्रकार के आपके पास यहाँ पर गाइड करने वाले हैं, आपके पास एक्सपर्ट है हर चीज के लिए। तो असंभव कैसे? क्योंकि आप
उस चीज को देख करके अपने मन के अंदर एक भ्रम पैदा कर लिया, और भ्रम मन के अंदर डर पैदा करता है, नहीं हो सकता, शायद रेडियो नहीं निकलेगा। पहले से ही मन के अंदर आपने हारने का सोच पैदा कर ली। मन से हारे हार है, मन से जीते। अरे आप 6th क्लास से लेकर के 12th तक 6 साल का आपका प्रिपरेशन है, और 6 साल अगर किसी बच्चे को मिलती है तो उसमें कितना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। वो आसानी से समय को ज्वाइन कर सकता है, और आसानी से अपने देश की सेवा के लिए एक सच्चा सैनिक बनकर के, एक सच्चा नागरिक बनकर के खड़ा हो सकता है। आप पहले से ही चुनौती आने से पहले ही आपने जो है उस चुनौती से डरना शुरू कर दिया, चुनौती से डरना सीखिए, और जब हम लड़ेंगे तो रास्ते भी निकलेंगे। तो हम तो वहां पर, आपके पास तो सब कुछ है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था सिवाय दुश्मन के, लेकिन उन चुनौतियों में घूमे, संघर्ष किया, तो पता चला कि रस्सियों के सहारे चढ़ सकते हैं, चढ़ना शुरू किया। जब इंसान पत्थरों में चलेगा तो पत्थर तो गिरेंगे, पत्थरों की आहट हमारी आवाज, और हम दुश्मनों के बीच से ऊपर गुजर गए। हमारी आवाज से दुश्मन ने फायर हो दिया, हमारा रास्ता कटा हो गया। केवल हम 21 में से 7 जवान ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े तो 7-8 मीटर का प्लेन स्पेस सामने दुश्मन के बंकर, हम 7 जवानों ने जाकर के पलक झपकते अंधाधुंध फायरिंग किया, और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। टाइगर के बहुत करीब तक पहुंच गए। टॉप पर तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट, उनकी एक कंपनी की स्ट्रेंथ 150, और हम केवल 7, लेकिन फिर भी निडरता के साथ, साहस के साथ उनके साथ लड़ते रहे। और लड़ते लड़ते ऐसा पल, ऐसी वो परिस्थिति भी आई कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हेड शूट है, और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हेड शूट है, यानी मरना निश्चित हो गया। लेकिन मैं नमन करता हूँ उस देश की माओं को जो अपने बेटे और बेटियों को संस्कार स्वरूप कहती हैं कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। आज हिंदुस्तान के बेटे और बेटियां अपने सीमाओं पर खड़े होकर के अपने सीने पर गोलियां खाते हैं, कभी पीठ पर गोली नहीं खाते। मेरे नौजवान साथियों, कभी भविष्य में किसी सैनिक का जो पार्थिव शरीर देखने का सौभाग्य मिले तो उसके कफन तिरंगे को हटा करके देखना, उसके सीने पर गोलियों के निशान मिलेंगे, कभी पीठ पर गोली का निशान मिल नहीं सकता। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो धरती पर पैदा हो उसमें मरना, लेकिन मरना कायरों की तरह और डरपोक की तरह नहीं। मरना है, इस भारत माँ ने सिंगरियों और शेर पैदा किए, तो शेरों की तरह लड़ना, शेरों की तरह लड़ करके मरना। मैंने भी सोचा है मरना है, लेकिन मरेंगे ऐसे नहीं, लड़ करके मरेंगे और मार करके मरेंगे। इस सोच के साथ 5 घंटे तक ऐसे 3 तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए लगातार लड़ते रहे, और लड़ते लड़ते वो पल, वो समय, वो दृश्य भी आए जो आज तक आपने फिल्मों के अंदर देखा होगा कि गर्दनें कटती हैं और धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को जिया है, देखा है। मुझे वो पल आज भी याद है कि जब मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड करने के लिए फिल्म पट्टी की पड़ोसी फाड़ रहा है, उसको यहाँ पे कोई लड़के इधर से पूरा उसको सर पे उसको हाथ में कर सकता हो, एक शब्द नहीं होता। ऐसे मेरी बगल में बैठा मेरा ट्रेनिंग का साथी था, मैंने अनंतराम, मैं उसको बोला सर को तो गोली लगी है, उसके मुंह से आखिरी शब्द क्या यही निकला, उसको सीने में जहाँ से पेटों से खून की फुहारें छूटती
ऐसे मेरे को करके देखिए। एक साथी हमारे मुख के लिए बढ़ा, वहीं पर मेरे आटे का बम की तरफ यहाँ से गर्दन कटर के जमीन पर गिरती है। वो बिना सर के घर 2 कदम तक चल कर के जमीन पर और साथी फिर आगे बढ़ा, फिर एक मोटर का बम वहां पर गिरता है, उसके दोनों हाथ दोनों बैठ कर जब ये शरीर के अंत तक के जमीन पर गिरते हैं, इस तरह से उछलते हैं, उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक करके मेरे तमाम साथी शहीद, मैं भी उनकी तरफ से मर चुका हूं। 40-50 पाकिस्तानी सैनिकों के झुंड ने चारों तरफ से घेर लिया और चारों तरफ से गोलियों की बौछारें शुरू हो गई। एक कमांडर था, उसने बोला इनको रिचेक करो, इनसे कोई जिंदा तो नहीं है। वो आकर के गोलियां मारने लगे। मैं देख रहा हूँ कि जब हमारे जवानों की बॉडियों के अंदर गोलियां मारते थे तो बॉडियां ऐसे उछलती थी ऊपर की तरह। उसने सामने वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली, बगल वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली। मैं इस तरह से पढ़ा हुआ तो उसके पास में यहाँ पे गोलियां मारी, फिर बैठ में गोलियां मारी। उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पास उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं। और ये आपको 3 भी बताए थे शुरुआत में। कौन सा पीरियड जो अभी एक्शन चल रहा है, कौन सा पी हो सकता है? परफॉर्मेंस। यस, कि आपका परफॉर्मेंस कहां तक पहुंचे। अगर आज आपको सुई चुकी है तो ये शरीर दर्द उस पीड़ा को सहन नहीं कर सकता। जो आपके अंदर जो ऊर्जा और शक्ति है, अगर ये जुनून में तब्दील हो जाए तो अगर गोलियां भी शरीर से पार जाती हैं तब भी पीड़ा का एहसास नहीं होता है। ये इस युवा अवस्था की ऊर्जा और शक्ति का ही एक जो है संगम है, उसी की वो ताकत, उसी की उस सामर्थ्य है। गोलियां लग रही, धुआं निकल रहा है, देख रहा हूं, लेकिन उस गोली में कुछ पीड़ा नहीं, चुपचाप पड़ा सहता। फिर उन्होंने ईमान में क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। हमारे जवानों की बॉडियों के अंदर पत्थर, फूटकी, ठोकरें, गालियां देने शुरू करी और ये बहुत देर तक चलता रहा ताकि हमारी बॉडियां छत बिछत हो जाएं। बहुत देर तक ये सब कुछ पड़ा, सहता भी रहा, देखता भी रहा। फिर बहुत देर के बाद उनके कमांडर ने फिर कहा कि इनके हथियार उठा लो और नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर भी हमला कर डालो। जब हमले की बात मेरे कानों तक पड़ी तब मुझे लगा आज तो मेरे पूरी साथी, मेरी पूरी टीम खत्म हो गई। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं। और बच्चों, ये सत्य है। अगर हम निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह वाहिगुरु को अगर याद करते हैं तो साक्षात वो शक्ति हमारे सामने खड़ी हो जाती है। और ये प्रमाण भी आज आपको मिलेगा कि किस तरह से परमात्मा हमारे साक्षात सामने आता है। बस उसको याद करके चुपचाप पड़ा रहा। फिर उन्होंने गोलियां मारनी और हथियार उठाने शुरू कर दिए। फिर मन के अंदर एक दृढ़ विश्वास किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उठ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। अगर इंसान अपने मन और मस्तिष्क के अंदर कोई दृढ़ संकल्प कर ले, एक विश्वास पैदा कर ले, तो उसके विश्वास को कोई दुनिया की ताकत तोड़ नहीं सकती है। बोलते हैं ऐसे ही नहीं बोलते। ये कोई कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं है, ये सजीव मां बाप के अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम और बलिदान को कभी दफन होने ही नहीं देती। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद इस मां बाप ने मुझे वो माध्यम चुना होगा
कि उसके बेटों ने जो शौर्य वीरता पराक्रम दिखा के जो बलिदान दिया है उसको दुनिया तक पहुंचा सको। तभी तो जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पर पर्स रखा था, क्योंकि पूरी पैंट फट गई थी पहाड़ों पर चलते चलते। उस पर्स के अंदर कुछ 5-5 रुपए के सिक्के भी थे। शायद माँ भारती ने वो सिक्के इकट्ठे कर दिए होंगे। जब गोली चली तो जाकर के सिक्कों पे टकराई तो कोशिश हो गई। उस गोली के धक्के से, प्रेशर से, पावर से मुझे लगा कि मैं तो मर गया। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया होगा, उसने मेरा हथियार उठा करके जब जा रहा होगा उसका पैर मेरे पैर से टकराता है, तब मुझे एकदम से चेतना आई। मुझे लगा यार तो जीता। तभी अंतर्मन से आवाज है, योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने अपना हैंड ग्रेनेड निकाला, उसकी पेन निकाल करके उसके ऊपर इस तरह से थ्रो कर दिया तो कोट के अंदर जो हुड लगी हुई थी ग्रेनेड उसके हुड के अंदर जा गिरा और जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता ग्रेनेड फट गया। उसका यहाँ से पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आकर के सीधे पड़ा। उस धमाके से पाकिस्तान के जवानों में खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है, कुछ बोले जिंदा नहीं, इनमें से नीचे से रिपोर्ट्स निकाली है। फौज में आप जानते हैं उस हैंड ग्रेनेड का नाम कितना कौन सा है? हैंड ग्रेनेड नंबर 36। 36 इसलिए क्योंकि जब वो फटता है तो उसके 36 टुकड़े होते हैं। आपके पास नहीं है कोई ग्रेनेड? है क्या? नहीं है? हाँ? ये है आपके पास? नहीं है? किसी के पास नहीं है? ये स्मार्टफोन हैंड ग्रेनेड नंबर 36 है। ये भी 36 ही है, क्योंकि जब ये बढ़ता है तो ये पूरी जिंदगी को 360 डिग्री पर लाकर के खड़ा कर देता है। फिर पता नहीं होता कि करें तो करें। इसलिए जो टेक्नोलॉजी आपके पास है इसका सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। और आपका जो जिस तरह का रूटीन है, जिस तरह की दिनचर्या है, जो आप सुबह उठते हैं ना, पीटी करते हैं, इसका क्या फायदा होता है? क्यों उठते हो? कभी एहसास किया इसका? अरे जो सुबह जो आप 5 बजे 5:30 बजे जो उठते हो, क्यों? क्योंकि उस समय आपको शायद एहसास नहीं है, जो 4 से 5 बजे के बीच का जो समय होता है ये पूरा वायुमंडल पॉजिटिव एनर्जियों से भरा हुआ होता है, पॉजिटिव एनर्जियों से। और उस समय जब हमारे शरीर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी टकराएंगी तो हमारी सोच पॉजिटिव होती है। जब सोच पॉजिटिव होती है तो हमारे थॉट पॉजिटिव होते हैं, और थॉट पॉजिटिव है तो हमारा कैरेक्टर, हमारी पर्सनालिटी पॉजिटिव बनती हुई चली जाती है। हमारे पास पॉजिटिव एनर्जियों का संग्रह हो जाता है। और समझते हो क्या होता है? ये बड़े बच्चे समझते नहीं होगा। भगवान की तस्वीर देखिए, आपने अपने गुरुओं की तस्वीर देखिए, आपके घरों में जो लगी है, उनके सर के पीछे जो गोल चक्र होता है, सूर्य की तरह जो उजाला होता है, वो ये ऑरा होता है। वो ऑरा में उस व्यक्ति की शक्तियों का वो उजाला है, वो पावर है, उसी को ऑरा बोलते हैं। और उसका प्रभाव 10 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर दूर तक होता है। अगर जिस इंसान, जिस व्यक्ति के पास उस पॉजिटिव एनर्जियों का एक बड़ा समूह है, संग्रह किया हुआ है, तो वो जीवन में कुछ बने या ना बने, लेकिन एक प्रभावी व्यक्ति जरूर बन जाएगा, एक आदर्श नागरिक जरूर बन जाएगा, क्योंकि उसके पास वो पॉजिटिव एनर्जियों का वो संग्रह है। तो ये जो सुबह उठ करके जो पीटी की जा रही है, ये आपकी उस पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने का एक सबसे बड़ा माध्यम है। और इसको जीवन पर्यंत अपने लाइफ में रखिए। यही शक्तियां थी
यही वो ताकत थी जो मैं उनसे लड़ पा रहा था, तभी मैं लड़ पाया, नहीं तो मेरे पास कोई ईश्वरी शक्ति नहीं थी। हाँ, लेकिन क्या आप लड़ सच्ची श्रद्धा के साथ, आप आत्मविश्वास के साथ सच्ची राह पर चलते हो, और चलते चलते जब ये शक्ति, शरीर की शक्ति अगर जब क्षीण हो जाती है, लेकिन आपका विश्वास और आस्था बनी रहती है, तभी हमें ईश्वरीय शक्ति का एहसास भी होता है, तभी वो आती भी है। वहां धमाका हुआ, दुश्मनों के अंदर खलबली मची, चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। वही एक मौका था मेरे पास, मैंने दोनों हाथों से उस राइफल को उठाने की कोशिश करी, लेकिन हाथ तो हिला ही, इस हाथ की पूरी हड्डी निकल करके बाहर। एक हाथ से राइफल को उठाया, ऐसे पलटा कर करके वहां से ऐसे फायरिंग किया, और 4-5 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया। तो इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से 4-5 जगह से फायरिंग किया, उनके पैर उतर गए, उनके हौसले पस्त हो गए, वहां से वो भाग खड़े। 4-5 मीटर रेंगता घिसटता फायर करता उनके पीछे गया। 4-5 मीटर जाने के बाद देखता हूं सामने उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए हैं, उनके वेपन के डिप्लॉयमेंट, और वो सब कुछ छोड़ करके भागते हुए चले जा रहे हैं। आपको पढ़ रहे हैं, आपको ये याद होगा कि पूरी दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा मुल्क हैं, और सब राष्ट्रों की अपनी सेनाएं हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सेना पूरे विश्व के अंदर अगर विख्यात और प्रख्यात है, तो सैनिकों के उस विश्वास और सोच के साथ दूसरे देश के 10 जवानों की टीम, उसमें से अगर 3 मर जाएंगे तो 7 भाग जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के 10 जवानों की टीम में से 9 भी शहीद हो गए, तो 10वां भी अपने उन साथियों के साथ मफाकी की उसी जगह पर लड़ता शहीद होता है, कभी उसके कदम डगमगाते हैं या पीछे की तरफ नहीं आता है। विड्रॉल मिल सकता है, लेकिन सेना के अंदर विड्रॉल नहीं है, एडवांस और एडवांस। क्योंकि जब हम एडवांस करेंगे तभी तो हम दुश्मनों को मार सकते हैं। और एक जो फौजी होता है, इतनी गर्व की बात होती है कि पूरा देश उस फौजी के ऊपर विश्वास और भरोसा करता है, गर्व करता है। 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जीवन मिला है। कभी आपके ऊपर अपने आप पे गर्व करते हैं? कभी गर्व किया अपने आप पे? नहीं किया। अपने आप पे गर्व नहीं है। अरे वाह, पूरी प्रकृति के अंदर सबसे सुंदर अगर कोई जीव इस धरती पे तो वो इंसान है। और हमें फक्र होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए कि 84 लाख योनियों के बाद जो इंसान का जीवन अगर मिला, इस भारत मां के गर्व से मिला। ये धरती जगती तपती ज्ञान की, विज्ञान की, पुरुषार्थ की, परमात्मा की, वीरों की, वीरांगनाओं की धरती है। और इस धरती का कार्यक्रम शौर्य और वीरता से परिपूर्ण है। इस धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना 100 जन्मों के पुण्य के समान है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम इस भारत मां के बेटे और बेटियां हैं। होता नहीं क्या? होता है। ये तो आपको बोल नहीं है क्या बात? शायद ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है ना? तो वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। मैं आपका टीचर नहीं हूं, लेकिन टीचिंग बहुत किया है। तो लग रहा है कि कोई ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोई महात्मा आकर के उपदेश दे रहा है? और कौन दे रहा? तो यार इस तरह से सीरियस हो जाओगे तो बहुत मुश्किल है। आत्म शांत करना है हर चीज कि हम
मैं आपको तीसरा पी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तीसरा पी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका तीसरा पी जो आपका परफॉर्मेंस से कहां तक कैसे पहुंचता है, वहां तक भागा, वहां तक खिसकता हुआ गया, बेबस और लाचार था क्योंकि चल नहीं सकता था। इस पैर का पूरा मसल फट गया था और इस हाथ की कोई हड्डी नहीं गई थी। लेकिन हताश और निराश नहीं हुआ, आस्था और विश्वास को नहीं छोड़ा। मन के अंदर फिर कोई पागलपन छाने लगा, यार नीचे अपने साथियों को बचाना है, नीचे मुझे जाना है। वहां से पूरा होश खाली हो गया, फिर नीचे की तरफ खिसकता खिसकता चलने लगा, अपने साथियों तक पहुंचा जहां पर वो शहीद हो रखे। फिर मन में आया कि यार देख इनमें से कोई जीवित तो नहीं है, जिंदा तो नहीं है। आकर देखिए तो देखने लगा तो किसी का पूरा सर खड़ा हुआ वहां तक, किसी के कोई फिट देने के लिए बात। बहुत देर बैठ करके उनके साथ रोता रहा। ये 19 साल का लड़का था, 19 साल, और मात्र 2.5 साल की सर्विस थी। 8 मीटर के सराउंडिंग एरिया के अंदर डेड बॉडियां पड़ी हुई थी, वो भी छत विछत अवस्था में थी। जहां तक नजर जा सकती थी सिर्फ बर्फ और पहाड़ के सिवा कुछ नजर नहीं आता। लेकिन ये 19 साल का लड़का फिर भी घबराया, रोया बहुत। कभी रोए हो क्या? मन से रोए, आंसुओं से रोए? अच्छा, रोने के बाद में क्या फील होता है जरा बताओ? अगर सच में रोए तो जरा बताओ, हाँ क्या होगा? रिलैक्स, बॉडी बहुत हल्की फील होती है। सच बहुत हल्की फील होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब हम रोते हैं ना तो बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, सिर्फ अपने आप से कनेक्ट। ये थेरेपी है। ये रोना, एक रोना होता है, कौन सा रोना होता है? मैं मेरे से याद ही नहीं होता, मुझे याद नहीं होता ना, ये तो बहुत कठिन है, मैं नहीं कर सकता, ये भी रोना ही ना। अरे एक रोना होता आंसुओं से। जब आंसुओं से रोते हैं, डिस्कनेक्ट होते हैं बाहर की दुनिया से, अपने आप से कनेक्ट होते हैं। तो वो जो कनेक्शन है, जब हम अपने आप की बात करते हैं तो अपनी सोल से होते, सोल से। और जब सोल से कनेक्ट हो रहे हैं तो हम अपने परमात्मा से कनेक्ट हो। मैं उस समय बहुत रोया और रोते रोते फिर अपने शायद अपने सोल से कनेक्ट हुआ और अपने परमात्मा से शायद कनेक्ट हो गया होगा। और जैसे ही परमात्मा से कनेक्ट आया, परमात्मा ने तुरंत आवाज दी, बोले योगेश बेटे इस नाले से नीचे चला। क्योंकि मुझे नहीं मालूम था इस पहाड़ी से किधर हिंदुस्तान, कहां पाकिस्तान, कुछ नहीं। लेकिन जो हमारा मन है ना, मन वो हमें बहुत भ्रमित करता है, एक जगह पर टिकने नहीं देता। उसने वहां पर मुझे भी भ्रमित कर दिया, विश्वास नहीं होने दिया। मन ने एकदम से कहा है दुश्मन की चाल हो सकती है, ये हड्डियां में उस वहां से मन हट गए, विश्वास छीन हो गए। ये हड्डियां आपस में टकराने लगी, सहनियां पीड़ा होने लगी। इस हाथ को ऐसे बांधने की चेष्टा करने लगा, लेकिन हाथ नहीं बंध पा रहा। फिर मन में आया कट गया तो तोड़ करके फेंक, ऐसे पकड़ करके झटका मारा, तोड़ने की कोशिश करी, टूटा नहीं। फिर इसको उठाया, नीचे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया। अभी बेल्ट पे फंसा ही रहा था कि फिर आवाज आई, योगेश बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला। तो बिना कुछ सोचे समझे उस नाले में 500 मीटर लुढ़क करके नीचे आया। फिर अपने साथियों को तमाम इंफॉर्मेशन दिया, ऊपर के तमाम घटनाक्रम से अवगत कराया। तभी डॉक्टर आ गया, इतना ब्लड निकल चुका था कि मुझे दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया। और डॉक्टर साहब ने बहुत सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं कहां हो गया। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर। और वहीं पर मुझे सूचना मिली कि रात को दोबारा से हमारी फौज ने, हमारी टीम ने उस टाइगर हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला किया और बिना किसी कैजुअल्टी के उस टाइगर हेलीकॉप्टर के ऊपर विजय पताका फहरा दिया।
के बाद कारगिल युद्ध का युद्ध हो गया था, सीजफायर हो गया था, और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। मुझे भी वहां से दिल्ली रेफर कर दिया और बेस हॉस्पिटल दिल्ली में 16 महीने रहा उस हॉस्पिटल में, और 16 महीने के ट्रीटमेंट के बाद वापस भारतीय सेना में गया और 25 साल भारतीय सेना में सेवारत रहा। 31 दिसंबर 2021 को सेवानिवृत्त हुआ हूं, लेकिन अपने कर्तव्य और दायित्व से निवृत्त नहीं हुआ। लगातार देश के कोने कोने के अंदर इस भारत माँ के जो बेटे बेटियां जो भारत की शक्तियां हैं, इनसे मिलने का, इनके साथ इनकी आत्मशक्ति को जागृत करने का प्रण लिया हुआ है। और आप लोगों से मिलकर के, क्योंकि आप ही इस राष्ट्र की ऊर्जा है, ताकत है, शक्ति है। जिस तरफ आपकी ये ऊर्जा और शक्ति लगेगी, ये राष्ट्र उस तरफ ही चलेगा। ऐसा सिविल सोसाइटी के अंदर बहुत, लेकिन सम्मान इस वर्दी के सिवा किसी के भी नहीं। इस वर्दी के पास तो पैसा भी है, सम्मान भी है, और आपके जीवन की अभिलाषाओं को पूर्ण करने की काबिलियत भी है। यहाँ देखो, आपका तमाम जीवन का एडवांटेज इस सेना के अंदर ही हो सकता है। आप अपने स्पोर्ट्स को ऊंची बुलंदियों तक अगर ले जा सकते हैं, तो ये सेना ही वो माध्यम है जो आप अपने स्पोर्ट्स के अंदर अपनी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। जानते हैं ना, ओलंपिक के अंदर अगर एथलीट के अंदर किसी का गोल्ड मेडल आया है, तो भारतीय सैनिक के आया है। आया कि नहीं? नीरज चोपड़ा, जानते हैं उसको? इतना एडवांस यहाँ पे एडवांचर है। आपने जीवन के अपनी हर उपलब्धि को यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं, और इतना शौहरत और इतना सम्मान अगर है तो इस सेना के अंदर है। ये कनाडा में बहुत भागते हैं, जैसे आपने बोला कनाडा ना, कनाडा में पैसा लगाई, लेकिन सम्मान नहीं है ना। जो सिविल जो बच्चे आजकल सोचते हैं ना कि जाकर के अभी बीटेक करके इंजीनियर बन जाएंगे, सिविल के अंदर इंजीनियर तो बन जाओगे, लेकिन वो फौजी का जो सम्मान है वो आपको कभी जीवन में प्राप्त नहीं हो सकता। आप जब अपने वर्दी पहन करके जब अपने गांव अपने शहर उस धरती पर जाओगे, तो इतना फौजी आ रहा है, इतना कहा सीधा गर्व से दिखता है, तो लगता है मेरे जीवन का साथ। और माता पिता को कितना गर्व होता है, इसका आपको अंदाजा नहीं होता। जिस दिन आप वर्दी पहन करके, इस फौज की वर्दी को पहन करके जब अपने माता पिता के पास जाओगे, तो माँ की आंखों से आंसू होंगे, लेकिन पिता गर्व से इसे कॉलर पकड़ करके कहेगा, मैं इसका बेटा, ये मेरा बेटा है। और उस दिन उसको दुनिया की दौलत मिलेगी, जिस दिन आपके नाम से उसके पिता की पहचान, उससे बड़ी और कोई नहीं हो सकता। तो ये जीवन हमारा इस धरती माँ की रक्षा के लिए समर्पित होना चाहिए। और जो हमारा उद्देश्य, जो पहली बात बताया आपको, पर्पस, अगर सैनिक स्कूल के अंदर हम पढ़ रहे हैं, तो एक हिंदुस्तान के सैनिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं, सैनिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं, और हमें सैनिक बनना ही है। ये हमें हमेशा अपने विचारों, अपने थॉट के अंदर, अपनी विजुअलाइजेशन के अंदर होना चाहिए। विजुअलाइजेशन किया आपने कभी? क्या किया? यस सर, मैंने बड़ा एक्सपर्ट है ना। क्या विजुअलाइजेशन किया? नहीं किया। कितनी बड़ी पावर है उसकी, जरा कमर सीढ़ी करके बैठो को दिखा था। कमर सीढ़ी आपके घर, और जो मैं कहूँगा उसको महसूस कीजिएगा। अभी आपके हाथ में, आंखें बंद कर लीजिए और महसूस कीजिए जो मैं कह रहा हूँ। अभी आपके हाथ में एक प्लेट आ गई है, उसमें 2 नींबू है, एक चाकू है, और स्वादिष्ट वाला मसाला रखा हुआ है। आपने दाहिने हाथ से चाकू उठाया,
और एक नींबू के 4 पीस। फिर उस चाकू की नोक से आपने उस नींबू के जो पीस किए थे उसके बीज को निकाला, बीज को निकाला। फिर उस नींबू के टुकड़े को उठाकर के उस स्वादिष्ट मसाले पर लगाया और फिर अपना मुंह खोल करके जीभ को बाहर निकालते हैं और उस नींबू के टुकड़े का रस अपनी जीभ पर डालते हैं। फिर दूसरा पीस उठाया, उसमें वो मसाला लगा करके फिर उस रस को अपनी जीभ पर डाल दें और उसका आत्मसात करें। इस तरह से धीरे धीरे करके आप एक ही पीस को उठाते जा रहे हैं और उस नींबू के रस को अपने मुंह के अंदर निचोड़ करके पीते हुए चले जा रहे हैं। अभी वो चारों पीस समाप्त। फिर आपने दोबारा से चाकू उठाया और अब की बार नींबू के 2 पीस किए। फिर चाकू से उस नींबू के बीज को बाहर निकाल रहे हैं और फिर उस पीस को उठा करके मसाला लगा करके फिर लंबी सी बाहर निकाल कर पूरा आधे नींबू के रस को अपनी जीभ पर डाल दिया। उसको आत्मसात किया। फिर दूसरा पीस उठाया और फिर उसको भी अपने मुंह के अंदर जीभ के बाहर निकाल करके उसके ऊपर आपने निचोड़ दिया। हाथ खोल लीजिए। मुंह के अंदर पानी आया? आया? सच बता। तो आप देखिए आपके पास कहाँ नींबू है, कहाँ चाकू है, कहाँ प्लेट है, कुछ है क्या? फिर ये है विजुअलाइजेशन, ये माइंड, ये मन जिस किसी भी चीज को आपके माइंड के अंदर लाकर के इमेज बनाता है और माइंड का काम है रियलिटी पैदा करना, उसको सच मानना। और जैसे हमारा माइंड किसी चीज को सच मानता है वैसे ही हमारा माइंड के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स रिलीज कर देता है उसी प्रकार के। तो उसी प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होंगे, क्योंकि मैं तो सपने को इस तरह से देख करके जिया ना, विजुअलाइजेशन ऐसे किया ना कि मैं फौजी हूं और एक युद्ध लड़ रहा हूं। और जब युद्ध लड़ रहा था तो रियलिटी हो रही थी और वो हार्मोन्स बॉडी के अंदर आ रहे थे और उसी हार्मोन्स की बदौलत ये बॉडी एक्टिव हो सकी। ये है विजुअलाइजेशन की पावर। आप जिस चीज के ऊपर फोकस डालेंगे आपका माइंड उसको रियलिटी समझेगा और आपकी बॉडी इसी प्रकार की एक्टिव होगी। तो इसको आपने विजुअलाइजेशन की पावर आपने भी देखी। मैं आशा ही नहीं बड़ी उम्मीद रखता हूं आप लोगों से और विश्वास है मुझे आपसे कि आप 100% यहां से एक सैनिक बनकर के बाहर जाएंगे और इस राष्ट्र की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करेंगे। ऐसा पूरा देश आप लोगों के ऊपर विश्वास करता है। मैं भी एज ए सैनिक आपके ऊपर विश्वास करता हूं और ये जीवन एक सांसों से बंधा हुआ है। सांस ही जीवन है, जीवन ही सांस है। कभी आपने देखा है कि ईसीजी वाला देखा? ईसीजी की पिक्चर देखी होगी, इस तरह की करंटें होती है। वो क्या सब जानते क्या कह रही है वो कि ऐसे ऐसे जब करंटें चल रही है तो हमारी हार्ट बीट चल रही है, इंसान जिंदा है, और ऐसे चल रही तो मर गया। वो क्या समझाती है कि हमारी जिंदगी है सरल साधारण सुगम रेखा के समान नहीं है। हमारा जीवन ऊंचाई और नीचाई और चुनौतियों से भरी हुई है और इनसे जो लड़ता है और लड़कर के जो आगे बढ़ता है वही तो व्यक्ति जीवित है, बाकी तो सब बढ़ता ही। तो जीवन सांसों से बंधा हुआ है और सांस मन को कंट्रोल करती है, मन माइंड को कंट्रोल करता है और माइंड इस बॉडी को कंट्रोल करता है। तो आपको योगा जो प्राणायाम कराए जा रहे हैं वो आपकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज, आपको जीवन में शायद पता चले न चले, आपको एक स्वस्थ जीवन
एक मनुष्य 1 मिनट के अंदर कितनी बार सांस लेता है? कितनी बार? 72 उसकी हार्ट रेट है बेटा। यस, 15 से 17 बार सांस लेता है 1 मिनट के अंदर, तब वो 80 से 90 साल जीता है। और धरती के अंदर एक ही प्राणी है जो 300 साल जीता है। कौन है? कछुआ, जो 5 से 6 बार सांस लेता है 1 मिनट के अंदर। तो हम भी अपनी सांसों को गहरी करके काम कर सकते हैं, वो है ब्रीथिंग एक्सरसाइज से। और जितनी सांसें गहरी होती हैं उतना हमारा माइंड कूल होता है। माइंड के अंदर जो थॉट्स की कॉन्फ्लिक्ट है वो बंद हो जाती है। तो इसको ये एक्सरसाइज जरूर आप कीजिए और आप अपने माइंड को कूल कर सकते हैं, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को भी बढ़ा सकते हैं। मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए मैं सिर्फ 2 लाइन कहकर के अपनी वाणी का विराम देता हूँ। प्रिंसिपल साहब, आपका बहुत बहुत आभार है कि ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा हमारा शौर्य ध्वज लेकर। किसका? इस हिंदुस्तान के युवाओं का, क्योंकि पूरा विश्व गर्व से कहता है कि भारत युवाओं का राष्ट्र है। और ये सच है, 65% इस देश के अंदर युवा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 65% में से 80% को ये पता नहीं कि सूरज कितने बजे निकलता है। ये मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूलों की अलावा की बात कर रहा हूँ। आपको तो जबरदस्ती उठना पड़ता है पीटी में जाना, अगर सिविल में होते तो आप भी नहीं देखते। 80% को ये पता नहीं है कि सूरज कितने बजे निकलता है। ये एनर्जी तभी हमें नहीं हो सकती है। तो किसका है? हमारा, किसका है? भारत के युवाओं का। हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा। हमारे प्राण माता भारती के पक्ष समर्पित हैं। हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा, हिंदुस्तान गाएगा। जय हिंद, जय भारत, बहुत धन्यवाद। Now, I would request Principal Ma'am to present school memento to honorary Captain Virendra Singh Yadav, Vice Principal Ma'am, Srinivasa Sir, Agam Sir. As he is the artist behind the portrait. Our sincere thanks to Honorary Captain Yogendra Singh Yadav for his inspiring presence and to all of you for joining us on this special occasion. Your support and participation have made this event truly memorable. Thank you and Jai Hind.